हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आपको स्वागत करता हूं। मैं अपने चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं आपको अकाउंट का एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल सेट जारी किया गया है उसका एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूं। आपको इसमें इस वीडियो में आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक करवाने वाला हूँ, और मैंने आपको 50 से लेकर 100 क्वेश्चन आपको मैंने कि कल आपको करवाने वाला हूँ। तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा, और आपको गारंटी देता हूं कि ये 100 क्वेश्चन में से आपका माने कि एग्जाम में आपका 30 से 35 क्वेश्चन आपका कन्फर्म ही आएगा तो आएगा। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन है 2025, इंटरमीडिएट एनुअल परीक्षा 2025 अकाउंटेंसी आपका लिखा हुआ है, मॉडल सेट है आपका ये वाला 2025 का। तो चलिए क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं, आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन और एक क्या बोल रहा है। तो 1 नंबर क्वेश्चन वाला है, देखिए आपका बोल रहा है कि व्यय पर आय के अधिकता कहा जाता है, व्यय पर आय का अधिक कहा जाता है, तो यानी कि अधिक आय कहलाएगा। जब व्यय पर आय का अधिक होगा तो क्या कहलाएगा, आपका अधिक आय कहलाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन और दो देख लेते हैं। दोनों क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्तिय भुगतान खाता की विशेषता है, तो यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, नगद आधार यानी कैश बेसिस जो होता है आपका क्या होता है, प्राप्तिय भुगतान खाता की विशेषता होता है, क्योंकि कैश बेसिस पर ही प्राप्तिय भुगतान खाता में कोई भी लेन देन का लेखा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका देख लेते हैं, 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन वाला कि संस्था को प्राप्त वसीयत होती है, तो वसीयत जो होती है संस्था के लिए क्या होती है, तो आपका पूंजीगत प्राप्ति होती है, बी सही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन आपका 4 देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि साल के अंत में खेल के बचे हुए सामान के मूल्य को चिट्ठे के किस रूप में दिखाया जाता है। तो खेल के जो माने कि साल के अंत में जो बचे हुए माने कि जो सामान होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, आपका बचे हुए मूल्य को, तो यहाँ पे हम लोग माने दिखाएंगे संपत्ति के रूप में दिखाएंगे, कि स्टॉक के रूप में दिखाया जाता है आपका चिट्ठे में। देखिए बोल रहा है साल के अंत में खेल के बचे हुए सामान के मूल्य को, यानी कि कोई सामान का माने कि खेल के जो सामान होता है वो इसका स्टॉक और बच जाता है, तो उसको हम लोग चिट्ठे में किस रूप में दिखाएंगे, तो संपत्ति के रूप में दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक के रूप में दिखाएंगे। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 4 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन वाला कि निम्नलिखित में से किसको आय व्यय खाते में नहीं दिखाया जाता है, तो विशेष उद्देश्य के लिए दान को नहीं दिखाते हैं भाई इसको आय व्यय खाता में, बी सही हो जाएगा आपका, क्योंकि दायित्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भवन के लिए प्राप्त दान को दर्शाया जाएगा, तो यानी कि भवन के लिए जो प्राप्त दान को दर्शाया जाएगा इसका माने क्या माना जाएगा, लायबिलिटी माना जाएगा। तो इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, आजीवन सदस्य शुल्क को दर्शाया जाता है, तो पूंजीगत प्राप्ति की तरह दर्शाया जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका 8 देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 8 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से कौन एक गैर अलाभकारी संस्था के लिए अदृश्य संपत्ति है। अदृश्य संपत्ति वह संपत्ति होता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, पेटेंट हो जाएगा आपका। और हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, आगे क्वेश्चन बोला 9 नंबर, आगे 9 नंबर क्वेश्चन बोला कि विनियोग पर प्राप्त आय है, तो विनियोग पर जो मतलब हम लोग प्राप्त आय माने इनकम रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, हम लोग कोई भी माने कि ब्याज प्राप्त करते हैं तो क्या कहलाता है, तो आपका आय कहलाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका 10 लेते 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पूंजी कोष को जाना जाता है, पूंजी कोष को क्या बोला जाता है, तो इसको हम लोग जनरल फंड भी बोलते हैं, सामान्य कोष भी बोलते हैं, इस ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बहुत नया सारा नया क्वेश्चन ही दिया हुआ है। अब क्वेश्चन आपका 11 देख लेते हैं। 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चालू वर्ष के दौरान प्राप्त अग्रिम चंदा क्या होता है, तो आपका दायित्व होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका 12 देख लेते हैं। 12 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है, तो अलाभकारी संगठन कौन सा नहीं है, तो आपका सदारी फर्म नहीं है, डी सही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जो 12 का। अब क्वेश्चन आपका देख लेते 13 नंबर बोला कि लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्थाएं तैयार करती है, तो क्या तैयार करती है, तो आय व्यय खाता तैयार करती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते 14 क्वेश्चन क्या बोला है कि सदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज मिलता है, तो 6% के दर से मिलता है, सदारी संलेख हो चाहे नहीं हो। आगे बोला कि चालू खाता होता है, तो चालू खाता क्या होता है आपका, तो करेंट का चालू खाता जो होता है आपका व्यक्तिगत खाता होता है, क्योंकि सदार जो होता है व्यक्ति ही होता है। अब 16 नंबर क्वेश्चन देख लो। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सदारों के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है, तो पूंजी पर ब्याज से क्रेडिट किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका 16 का। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सदार के आहन पर ब्याज के लिए डेबिट किया जाता है, सदार के आहन पर ब्याज को डेबिट किस खाते में किया जाएगा, तो सदारों के पूंजी खाते में डेबिट किया जाएगा सदार के आहन में ब्याज को। अब क्वेश्चन आपका 18 देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन परिवर्तनशील पूंजी में जोड़ा जाता है, तो परिवर्तनशील पूंजी में कौन सा जोड़ा जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, लाभ को जोड़ा जाएगा भाई, 18 के ए हो जाएगा आपका। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है, तो विभाज्य लाभ निकालने के लिए, यानी कि ऐसा लाभ निकालने के लिए जो जिसको सदार में हो सदारों के बीच हम लोग बांट सकते हैं, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 19 का। अब क्वेश्चन आपका 20 देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है
20 नंबर क्वेश्चन बोला कि सदार के द्वारा फॉर्म को दिए गए एग्रीम पर ब्याज क्या होता है, तो एक प्रभार होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन बोला कि सदार का चालू खाता बनाया जाता है जब सदारों की पूंजी रखी जाती है तो अस्थायी आधार पर। चालू खाता और पूंजी खाता दोनों बनाया जाता है जब सदार का पूंजी अस्थायी होता है तो। अब क्वेश्चन आपका देख लेते हैं 22 क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 में क्वेश्चन क्या बोला है कि विगत 3 वर्षों के लाभ आपका 42 है, 39 है और 45 है आपका। तो औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर ख्याति का मूल्य कितना होगा। देखिए तीनों को आप जोड़िएगा तो मैंने कितना कला, देखिए जैसे मान लीजिए 42,000 जोड़ते हैं यहाँ पे 42,000, उसका तो 39,000 जोड़ेंगे आपका 39,000, उसका तो आपका जोड़ेंगे 45,000 जोड़ेंगे आपका, तो कितना हो जाएगा आपका। देखिए ये वाला आपका हो जाएगा 9 2 11 5 42 सर आपका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका सॉल्यूशन कीजिएगा आपका तो 82 है आपका, इसका आंसर है करेक्ट आंसर आपका। जितना आएगा जोड़ के आपका उसमें माने कि 3 से भाग दे दीजिएगा, 2 से गुना कर दीजिएगा तो आपका माने कितना आ जाएगा आंसर 84 आ जाएगा आपका बी का। आपका 22 का बी हो जाएगा, 84 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब हम लोग देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन बोला है ख्याति की गणना की जाती है, तो ख्याति की गणना कब कब किया जाता है, तो आपका मानने कि तीनों कंडीशन में किया जाता है। जब सदार का प्रवेश करता है उस समय भी किया जाता है, सदार के अवकाश ग्रहण के समय भी किया जाता है, आपका सदार की मृत्यु के समय भी किया जाता है। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक व्यवसाय में विनियोजित पूंजी आपका 1.5 लाख है और माने कि लाभ 15 लाख है, 50,000 है और सामान्य लाभ 20% की दर है। तो पूंजीकरण विधि से ख्याति की राशि क्या होगी, तो ये आपका कैलकुलेशन वाला है आपका ये, तो ये देख लीजिएगा आप लोग माने कितना इसका आपका आंसर आएगा, इसका सॉल्यूशन करके देख लीजिएगा आपका आंसर कितना आएगा। चलिए आगे देखते हैं आपका 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ख्याति की उत्पत्ति होती है, तो ख्याति की उत्पत्ति किससे होती है, तो व्यवसाय से होती है, उत्पाद से होता है, स्वामी से होता है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ख्याति की उत्पत्ति जो होता है आपका ख्याति की उत्पत्ति किससे होता है आपका व्यवसाय से, उत्पाद से, आपका स्वामी से और आपका डी इनमें से कोई नहीं। ख्याति की उत्पत्ति जो होता है आपका माने कि व्यवसाय से होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन आपका देख लो 26 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्यवसाय का औसत लाभ आपका माने कि है 30,000 है और क्रय वर्षों की संख्या 2 वर्ष है, तो आपका ख्याति की राशि कितना हुआ था 60,000 होगा आपका। 30,000 गुने आपका हम कर देंगे यहाँ पे 2, यहाँ पे 60,000 आपका आंसर आ जाएगा ख्याति का मूल्य। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 में क्वेश्चन क्या बोला है कि सदारी समझौते में परिवर्तन से क्या होता है, तो सदारों के बीच संबंध बदल जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आपका 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि लाभ प्राप्ति अनुपात का सूत्र क्या होता है, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। अब क्वेश्चन 29 है, तो 29 में क्वेश्चन क्या बोला है कि पुनर्मूल्यांकन खाता कौन सा खाता है, तो आपका नाम मत खाता है, नॉमिनल अकाउंट होता है आपका। अब क्वेश्चन आपका 30 में क्वेश्चन क्या बोला है कि सदार के प्रवेश पर पुराने चिट्ठे में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित कहाँ पे होगा, तो पुराने सदारों के पूंजी खाते में होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर पे 31 अगला 31 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पुनर्मूल्यांकन व लाभ हानि का वहन कौन करते हैं, तो पुराने सदार करते हैं। आपका सदार का प्रवेश का क्वेश्चन इसीलिए पुराने सदार करते हैं। आपका आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है 32 नंबर की ए 20,000 है, सी को 1/5 भाग के लिए शामिल किया जाता है और सी अपने भाग के लिए 1,20,000 के पूंजी के रूप में लेता है, तो फॉर्म का शुद्ध मूल्य क्या होगा, तो 1,20,000 में आप माने कि 5 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 12×5 = 60, यानी कि 6 लाख आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। फॉर्म का शुद्ध मूल्य कितना हो जाएगा 6 लाख हो जाएगा आपका। अब 33वां क्वेश्चन देखिए। 33वां क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी नए सदार के प्रवेश पर संपत्तियों में हुई वृद्धि को किस खाते में डेबिट किया जाता है, जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगा तो संपत्ति खाते को डेबिट किया जाएगा और रेगुलेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आपका 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि ए बी सी एक फंड में सदार है, यदि डी नए सदार के रूप में प्रवेश करता है तो पुरानी सदारी क्या होगा पुनर्गठित होगी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 35वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पाने वाला सदार का लाभ और हानि साझाकरण अनुपात है, पाने वाला सदार का लाभ और हानि साझाकरण अनुपात है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो रिसीविंग पार्टनर, पाने वाला सदार का लाभ और हानि साझाकरण अनुपात है। तो क्या होता है आपका, तो कोई भी सदार मान जब रिटायरमेंट लेता है तो उसका जो पाने वाला जो सदार है जब अथी आपका हिस्सा लेगा तो क्या हो जाएगा उसका मानने की बढ़ता है, आपका बढ़ जाएगा, हिस्सा बढ़ जाएगा आपका, घटेगा नहीं। अब क्वेश्चन आपका देख लो 36 में बोल रहा है कि सदार के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है, तो पूंजी पर ब्याज से क्रेडिट किया जाता है।
अब क्वेश्चन आपका 37 देख लेते हैं। 37वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्याग अनुपात की गणना, त्याग अनुपात निकाला जाता है, तो त्याग अनुपात कब निकाला जाता है, सदार के प्रवेश के समय। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 37 का। अब क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। 38वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अस्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी कहलाती है, तो क्या कहलाता है, अस्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी आपका कहलाता है ह्रास कहलाता है अस्थायी संपत्ति के मूल्य में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 38 का। अब क्वेश्चन 39 से लेते हैं। 39वां क्वेश्चन क्या बोला है कि एक सदार के अवकाश ग्रहण करने के समय सभी सदारों के लिए किए गए फॉर्म के संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के विरुद्ध फॉर्म को बीमा कंपनी से प्राप्त होता है, तो सिर्फ समर्पण वैल्यू मिलेगा, आपका सरेंडर वैल्यू मिलता है अवकाश के समय। और आपका कोई सदार जब मर जाता है तो उस समय आपका मानने की पॉलिसी का होल लाइफ अमाउंट मिलता है, और मानने प्रवेश के समय और आपका अवकाश के समय कोई पॉलिसी का समर्पण वैल्यू मिलता है आपका। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था आपका 39 नंबर। अब 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि अवकाश ग्रहण करने वाला सदार को अवकाश ग्रहण करने पर उसको देय राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है, तो शेष को हस्तांतरित किया जाता है, तो उसके ऋण खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है, लोन खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। आपका 41 क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर्म द्वारा प्राप्त संयुक्त बीमा पॉलिसी की राशि बांटी जाती है, तो आपका पुराने लाभ या अनुपात में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, 41 का सी सही हो जाएगा। अब 42वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 42वां क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी सदार की मृत्यु पर संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लाभ को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाएगा, तो सभी सदारों को। जब माने कोई सदार मरता है उस समय पुनर्मूल्यांकन का कोई भी लाभ होता है, तो उससे जो लाभ या हानि होता है उस सभी सदार को बीच मानने की बटा जाता है और मानने के पुराने अनुपात में। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 43वां क्वेश्चन क्या बोला है कि मृतक सदार के निष्पादक को सदार की मृत्यु की तिथि से देय राशि पर ब्याज दिया जाता है, तो 6% की दर से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। 44 और क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि समापन के समय संपत्तियों के संबंध में कोई विशेष सूचना न दी गई हो, तो वह संपत्ति, यदि समापन के समय संपत्तियों के संबंध में कोई विशेष सूचना न दी गई हो तो भुगतान नहीं होगा, पूर्ण भुगतान होगा। तो यहाँ पे भाई क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हमको लग रहा है। 44वां क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आपका। यहाँ पे आपका बोल रहा है कि यदि समापन के समय संपत्तियों के संबंध में कोई विशेष सूचना न दी गई हो, तो यहाँ पे दायित्व होना चाहिए। दायित्व के संबंध में यहाँ पे दायित्व होगा भाई। यहाँ पे आपका यदि समापन के समय संपत्तियों के संबंध में यहाँ दायित्व होगा। दायित्व के संबंध में कोई विशेष सूचना नहीं दिया गया है, तो ऐसा दायित्व को हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण भुगतान होगा। पूर्ण भुगतान होगा आपका। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे दायित्व हो जाएगा संपत्ति की जगह पर। क्वेश्चन में गलती बहुत सारा दिया हुआ है। अब क्वेश्चन आपका 45 रहता है कि आर्थिक चिट्ठे के शेष फॉर्म के समापन के समय दिखाया जाता है। आर्थिक चिट्ठे के शेष फॉर्म के समापन के समय दिखाता है। तो ये भाई क्वेश्चन हमको गलती लग रहा है। बोल रहा है कि आर्थिक चिट्ठा का शेष, रोकड़ का शेष यहाँ पे होगा। रोकड़ का शेष यहाँ पे होगा। 45 का क्या होगा, रोकड़ का शेष फॉर्म के समापन के समय, तो रोकड़ खाता में ही दर्शाया जाएगा आपका। ऑप्शन बी सही जाएगा। रोकड़ का शेष होगा, आर्थिक चिट्ठा का शेष नहीं होता भाई। तो आपका 45 का क्या आ जाएगा, बी सही हो जाएगा। हम क्वेश्चन को भी सही कर रहे हैं। देखिए आपका 46वां क्वेश्चन वाला कि फॉर्म के समापन में होने वाले व्यय को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वसूली व्यय बोलते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। फॉर्म के समापन में होने वाले व्यय क्या कहलाएगा, वसूली व्यय कहलाएगा। अब 47वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 47वां क्वेश्चन क्या बोला है कि फॉर्म के विघटन के समय सदारों के पूंजी खाते को क्रेडिट शेष का भुगतान किया जाता है, तो सदारों को किया जाएगा। और 47 का आपका ये सही हो जाएगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 48वां क्वेश्चन बोला कि सदार का दिवालिया होने किस प्रकार का समापन है, तो अनिवार्य समापन है आपका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 48 का। अब 49 देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वसूली के लाभ हानि को सदारों में बांटा जाता है, तो लाभ हानि अनुपात में बांटा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वसूली खाता क्या होता है, तो आपका नाममात्र खाता होता है। ऑप्शन बी होता है आपका। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कीजिए, ताकि मॉडल सेट का मैंने जो ऑब्जेक्टिव है उस सभी ऑब्जेक्टिव अच्छे ढंग से रिवीजन हो सके और अभी स्टूडेंट इस महीने की क्वेश्चन को अच्छे ढंग से देख सकें।